नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां बड़हरवा साहिबगंज रेलखंड पर करणपुरातो रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा होते होते बच गया। 2 नंबर प्लेटफॉर्म होते हुए बाइक ले जाने के दौरान बाइक मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। हालांकि बाइक चालक किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहा। बाद में ग्रामीणों और रेल कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म तक आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और इसी वजह से ग्रामीणों को पैदल या बाइक ले जाने और आने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। रे जोनी भागो, हटो, हट कर। वही देखिए, चतरा में लेवी की मांग को लेकर रे जोनी साहिबगंज में ये बड़ा हादसा टला, जहां पर करणपुरातो रेलवे स्टेशन के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर मालगाड़ी की चपेट में एक बाइक आ गई। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवार ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली। इस हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चतरा में लेवी की मांग को लेकर कोयला व्यवसायी के अपहरण की साजिश करने वाले जेपीसी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुके दोनों उग्रवादियों को पुलिस ने दबोच लिया। गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा थाना पुलिस ने नवाखाप से जेपीसी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अपराधी केरेडारी थाना क्षेत्र के बेंगवरी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 बाइक समेत 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस थाना बुआई के नेतृत्व में वहाँ पे टीम गई वहाँ पे और 2 लोगों को वहाँ से इसको पकड़ा गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम जो है वो बसंत कुमार है, दूसरा अंकित कुमार है, पिता ईश्वरी साहब, दोनों बेंगवारी थाना केरेडारी के रहने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां रांची के ठाकुर गांव में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठाकुर गांव में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूटपाट की घटना सामने आई है। उज्जवल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट हुई और कैश लूट कर भाग रहे 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। भागते हुए फायरिंग कर रहे थे अपराधी और ग्रामीणों ने तीनों अपराधियों की जमकर पिटाई की और इसके बाद अपराधियों को ठाकुरगांव थाना पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस तीनों से फिलहाल पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। धनबाद के बलियापुर में शराब का पैसा नहीं देने पर युवक ने पड़ोसी बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस वारदात के बाद युवक फरार है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। बलियापुर आरोपी युवक सुदामा की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। घटना पूरा मिल गया है ना, पूछ लेते हैं। और देखिए, पूरी दुनिया कोरोना को जड़ से मिटाने में जुटी है। भारत भी वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ जिले हैं जो कोरोना की संजीवनी वैक्सीन को लेकर लापरवाह हैं। ऐसा ही राज्य झारखंड भी है, जिसके 9 जिले वैक्सीनेशन को लेकर फिसड्डी हैं। और क्यों फिसड्डी हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हर घर टीका, घर घर टीका। 3 नवंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐसे 48 जिले जहां कोरोना की वैक्सीनेशन कम हुई है, वहां के अधिकारियों को वैक्सीनेशन के टिप्स दिए कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्हीं में से झारखंड का जिला गोड्डा भी शामिल था, जहां पीएम के साथ बैठक के बाद प्रशासन रेस तो हुआ, लेकिन हालात नहीं बदले। दरअसल गोड्डा के ठाकुर गंगटी में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। टीम भी पहुंची, लेकिन पंचायत भवन का ताला नहीं खुला। आखिरकार सड़क पर ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया।
परेशानी है कि पंचायत भवन कॉल किए थे लेकिन उठाया तो बोला कि आ रहे हम लोग, तब नहीं आसरा देख कर हम लोग रोड पर टीकाकरण करने लगे, वैक्सीनेशन करने लगे। रोड पर हो रहा है, पंचायत भवन अंदर नहीं, ताला बंद है। हाँ ताला बंद था तो हम लोग चले गए रोड पे। लोगों की जागरूकता देखिए, पीएम ने कहा है तो वैक्सीन हर हाल में लेना है और यही वजह है कि सड़क पर ही 22 लोगों ने वैक्सीन लिया। क्या नाम है? क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? हम लोग रोड पे वैक्सीन में हैं, पंचायत भवन। एक पीएम है कि इटली में G20 शिखर बैठक और ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटने के तुरंत बाद वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। और एक सूबे के सीएम हैं कि राज्य के 9 जिले वैक्सीनेशन में फिसड्डी हैं। बावजूद इसके ना तो उनकी और ना ही उनके स्वास्थ्य मंत्री की नींद खुलती है। ऐसे में झारखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के ताले कैसे खोलेंगे? गौरव कुमार झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमत पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, लेकिन झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से कोई खास राहत नहीं देने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर बहाने बनाने और रियायत नहीं देने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती करके, टैक्स में भारी कटौती करके दीपावली का एक तोहफा दिया है। और राज्य सरकार आज भी बहाने खोज रही है और सारा दोषारोपण केंद्र पर कर रही है। देखिए, जब हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए प्रति लीटर की रियायत दी थी वैट में। इस सरकार ने आते ही उस रियायत को वापस ले लिया, लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से का जो वैट का कंपोनेंट है उसको कम नहीं कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने झारखंड में अपनी ही सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमत में जनता को और राहत देने की मांग की है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार से पेट्रोल डीजल में सेस की कटौती की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार भी इस पे संजीदा है और हम बहुत जल्द झारखंड में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करते हैं और सरकार इस पर निर्णय भी बहुत जल्द ले लेगी। कुल संजीदापूर्ण होकर के राज्य में पेट्रोल और डीजल के सेस में कमी करने की दिशा में पहल करें। झारखंड में 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 252 पद को लेकर 19 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा को लेकर अब अभ्यर्थियों की ओर से जांच की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने एक ही कमरे से सीरियल बैठाने वाले अभ्यर्थियों के पास होने पर आपत्ति जताई है। इनका साफ कहना है कि राज्य सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कर राज्य के छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित विपक्ष के कई विधायकों के समक्ष अपनी परेशानी रखी है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक ही कमरा से, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है जेपीएससी, वो राज्य सरकार का सर्वोच्च एग्जाम है और यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कोई भी एग्जाम में ये बहुत बड़ी एग्जाम है, एक एक नंबर के लिए लोगों को 30-30 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग पास नहीं कर सकते, बट ये जांच का विषय है क्योंकि एक ही कमरा से क्यों पास किए, और एक ही कमरा भी नहीं है, ये दूसरा एक और दूसरा जिला से भी मिला गया। ब्लॉक लेवल पे एग्जाम करवाया गया ना, वहाँ के पर्यवेक्षक जो भी थे वो ट्रेंड नहीं थे, ना सीसी कैमरा था, ना कहीं पे इन्विजिलेटर लोग का साइन वगैरह, सब कुछ छूटा हुआ है। ये जांच का विषय है कि वो छात्र कौन है, उनका संबंध किनके साथ है। अगर उनका पर्यवेक्षक के साथ संबंध है तो फिर ये तो गड़बड़ी है, महागड़बड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर, माननीय उच्च न्यायालय से हम आग्रह करते हैं कि इससे स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि 20 साल से अगर यदि जेपीएससी नहीं सुधर रहा है तो इस पर आप बच्चे कितना कोर्ट के पास में जाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जेपीएससी को रद्द कीजिए और यूपीएससी से हम लोगों का परीक्षा करवाइए।
और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां रांची में 19 नवंबर को होने वाले T20 मैच को लेकर JCA का निरीक्षण किया गया है। BCCI और न्यूजीलैंड की 5 सदस्य संयुक्त टीम ने JCA का निरीक्षण किया। मेन ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स एंट्री, सुरक्षा तैयारियों का भी इस दौरान निरीक्षण किया गया और निरीक्षण टीम ने कोविड को लेकर बायो बबल्स के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए हैं। JCA में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होकर निरीक्षण टीम लौटी और JCA ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। धनबाद में पर्व त्योहारों की भीड़ भाड़ में शातिर चोर घूम रहे हैं, जो सबकी आंखों में धूल झोंककर कीमती सामान उड़ा रहे हैं। CCTV कैमरे में कैद ऐसे ही एक तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है। दुर्गा मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाने में बिजी हैं। तभी हाथ में झोला लिए एक महिला ग्राहक पहुंचती है। बाहर डिस्प्ले पर रखे स्टीम आयरन को उठाकर देखती है और फिर वापस रख देती है। फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाती है। जैसे ही रास्ता साफ नजर आता है, वैसे ही दोबारा वही आयरन उठाती है, झोले में भरती है और अगले ही पल वहां से खिसक जाती है। CCTV कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। त्योहार पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खरीदारी का भारी भीड़ जुटी है। दुकानदार भी ग्राहकों की फरमाइश पूरी करने में बिजी हैं। तभी दबे पांव ग्राहक के वेशभूषा में छिपी शातिर महिला चोर आ धमकती है। डिस्प्ले पर रखे स्टीम आयरन पर उसका दिल आ जाता है। हाथों में उठाकर उसे परखती है और जैसे ही सुनहरा मौका नजर आता है, झोले में भरकर तुरंत ओझल हो जाती है। इसलिए त्योहारों की भीड़ भाड़ में सावधान हो जाइए, क्योंकि शातिर चालबाज मौके की तलाश में आपके आसपास ही घूम रहे हैं। हर समय नजरें चौकन्नी रखिए और जैसे ही किसी की हरकत पर शक हो, एक्शन में आ जाइए, वरना आपकी गाढ़ी कमाई लुटते देर नहीं लगेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रामगढ़ में मोबाइल फोन में अचानक ब्लास्ट हो गया और उससे धुआं निकलने लगा, इसलिए सावधान हो जाइए। कहीं आपकी लापरवाही आपके प्यारे फोन का भी ऐसा ही हाल न कर दे। मोबाइल फोन पर वीडियो चल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। हाथ से छिटककर मोबाइल फोन नीचे जा गिरा और उसमें धमाका हो गया। फिर तो उस कमरे में मौजूद युवकों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के बादम गांव का, जहां मोहम्मद तजमुल नामक युवक अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन गर्म हो गया और उसमें धमाका भी हो गया। स्मार्टफोन इन दिनों जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में बरती जा रही असावधानी ने मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादम गांव में भी यही हुआ। एक युवक अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, तभी उससे धुआं उठने लगा और धमाके ने कान के पर्दे फाड़ दिए। हाथ से छूटकर जलता मोबाइल फोन जमीन पर जा गिरा और उसके कलपुर्जे चारों तरफ बिखर गए। जान से भी प्यारी मोबाइल आंखों के सामने आग का गोला बनी हुई थी। इसलिए स्मार्टफोन यूज करने वाले सावधान हो जाएं। जिस फोन को आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं, वही फोन आपकी लापरवाही से न सिर्फ बर्बाद हो सकती है, बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है।
इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और उसकी चार्जिंग और रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक ना करें, वरना आपके चमचमाते फोन का हाल भी कहीं धुएं से घिरे इस फोन की तरह ना हो जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक की। उन्होंने करीब 15 मिनट तक केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। अपने कार्यकाल में केदारनाथ के 5वें दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के बाद विश्व कल्याण की कामना की। पीएम ने मंदिर में पूजा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वे कुछ देर के लिए यहां ध्यान पर भी बैठे। पीएम मोदी ने यहां करीब 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की, साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल और प्रतिमा का अनावरण किया। इस आयोजन में देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग को भी एक साथ जोड़ा गया। इस दौरान देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम भी ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से ही देश के 12 ज्योतिर्लिंग का लाइव दर्शन किया। देवघर के बाबा मंदिर में विश्व और पार्वती मंदिर में के बीच भव्य स्टेज बनाया गया था। इसके अलावा देवघर के प्रसिद्ध कलाकारों की ओर से भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, साथ ही पीएम का संबोधन भी सुना। इस दौरान बाबा मंदिर में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश के साथ ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को और आगे बढ़ाने का संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। जो आपदा में केदार में जो आपदा आया था, केदार बाबा केदार धाम में जो आपदा आया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करके ठीक करने का काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। ये स्पष्ट देखने को अवसर मिला और साथ साथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति वहाँ अनावरण करके हम सब लोग मानते हैं कि आदि शंकराचार्य के जीवन से और उनके आध्यात्मिक संदेश से हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा का प्राप्त हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां जहरीली शराब कांड पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब कांड पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है और शराबबंदी को लेकर एक अन्य मार्ग पर यह बैठक हुई। सीएम नीतीश ने बैठक में नाराजगी भी जताई है और अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार भी शामिल थे। गृह सचिव और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए। 16 नवंबर को समीक्षा बैठक होगी। और पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, मुख्यमंत्री बिल्कुल चौकस हो गए हैं। शराबबंदी कानून को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है और समीक्षा बैठक होगी 16 नवंबर को, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी वो काफी दुखद है और उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया अधिकारियों को कि जो भी गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हो या कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या फिर जो भी लोग हों, उन्हें तुरंत चिन्हित किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी कि मैं फिर से आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने काफी सख्त नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को टास्क दे दिया है कि जो भी गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हैं, वैसे अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने साफ साफ जो उत्पाद विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि मद्य निषेध विभाग और पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन बैठक करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि शराबबंदी को लेकर सरकार का जो फैसला हो रहा है उससे किस तरीके से पालन किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शराबबंदी को नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया है कि शराबबंदी को सरकार ने सख्ती से लागू किया है। जो भी इसे कमजोर करने में लगे हैं उन्हें पहचाने, उन्हें चिन्हित करें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हाल के दिनों में जहां जहां घटनाएं घटी हैं, यानी कि जहरीली शराब से पीने से जहां पे लोगों की मौत हुई या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं, वहां दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि आप इसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और जन जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
और खासकर उन्होंने कहा है सर कि प्रमंडल स्तर पर जो जन जागरूकता अभियान प्रारंभ करने की बात हो रही थी, उसे तुरंत उसकी रूपरेखा तैयार की जाए और सभी लोगों को एक बार फिर से शपथ दिलाई जाए कि शराबबंदी को लेकर सरकार ने जो फैसला किया आनंद, है सीएम के तेवर को देखकर क्या ऐसा माना जाए कि गोपालगंज और बेतिया में जो इस वक्त घटनाएं हुई हैं वो दोबारा नहीं होंगी? देखिए, नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज दोपहर में बयान दिया था कि छठ के बाद वो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन मामला इतना गंभीर हो गया था और गोपालगंज में जो घटना घटी उसमें कई लोगों की मौत हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने आज ही उच्च स्तरीय बैठक बुला ली, जिसमें उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, डीजीपी, उन तमाम लोगों को बुलाकर उन्होंने एक तरीके से सख्त नाराजगी जाहिर की कि इस तरीके से घटनाएं कैसे हो रही हैं। जब हमारी सरकार ने शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू किया है तो इसे कमजोर करने में जो लोग भी हैं उन्हें चिन्हकर उन पर कार्रवाई करें। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि 16 नवंबर को जब छठ पर्व खत्म होगा उसके बाद शराबबंदी को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें कई सारे पहलुओं की बात की जाएगी। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि आज से कुछ पहले नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और जिसमें उन्होंने साफ साफ किया था कि जिस जगह पे अगर शराब मिलता है तो जिला के एसपी को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। बिल्कुल आनंद, देखिए अब 16 नवंबर का इंतजार है जब सीएम नीतीश कुमार के द्वारा समीक्षा बैठक की जाएगी और देखने वाली बात होगी कि शराबबंदी को लेकर क्या कुछ नए कानून बनते हैं। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।